हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेजर टेस्ट डिस्कशन 12। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 51 पे। चलो, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 दिया है, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इन द ऑर्डर HF, HCl, HBr और HI। HI की एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, HF की एसिड स्ट्रेंथ सबसे कम होती है। अभी देखो एकदम सही बात है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे तुम नीचे जाओगे, जैसे ही हम फ्लोरीन से आयोडीन पे जाएंगे तो साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, साइज इंक्रीज होने की वजह से बोल सकते हो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये रीजन भी दिया जा सकता है। और क्या क्या रीजन हो सकते हैं इसके, कि जो ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे 1s के बीच में हो रहा है, और यहाँ पे भी जो 1s है बट 1s के साथ 2p है, यहाँ पे 3p है, यहाँ पे 4p है और यहाँ पे 5p है। तो 1s और 5p का जो ओवरलैप होगा वो भी क्या होगा, वीक होगा। तो ओवरलैप वीक होगा तो इसलिए ये बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, तब भी कम है। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से भी बताया जाता है कि I माइनस कॉन्जुगेट बेस क्या है, ज्यादा स्टेबल है, तो HI क्या हो गया, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। तो कोई भी रीजन दिया जाए बट एसिड स्ट्रेंथ क्या है, सही है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है। फिर दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या दिया है, एज द साइज ऑफ एलिमेंट फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन बढ़ता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HCl HBr क्या होती है, कम होती है, तो एसिड स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये मैंने अभी बताया आप लोग को, तो ये भी एकदम सही है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आंसर इसमें अगर देखा जाए कौन सा हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा है, नोबल गैसेस को हम इनर्टनेस ऑफ रिएक्टिविटी की वजह से बोलते हैं नोबल गैस, तो इनके लिए हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या पूछा गया है अपने से, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मार्क कर लेंगे फिर से। नोबल गैसेस आर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो कोई तो पूरा ही गलत बोल दिया। क्यों गलत बोला? गैस है ये, गैस का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे हो सकता है? अगर हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता तो वो गैस नहीं होती, तो वो क्या होती, सॉलिड होती। तो ये तो हमें पता है, ये तो गलत ही है। तो इसलिए ए तो इनकरेक्ट में आ ही गया। बट बाकी ऑप्शंस भी देख सकते हो। वीक डिस्पर्जन फोर्सेस होता है, ये हमें पता है। वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है नोबल गैसेस में। नोबल गैसेस हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होती है इनकी, पॉजिटिव होती है, या फिर जीरो भी बोल देते हैं बहुत बार। नोबल गैसेस आर स्पेयरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ये भी सही चीज है। तो आंसर क्या हो गया इसका, ए। Next question 53. Identify the compound that will react with Hinsberg reagent to give solid which dissolves in alkali. अब Hinsberg reagent में देखो क्या होता है, अमीन्स के डिस्टिंग्विशन के लिए होता है। 1 डिग्री अमीन्स हिंसबर्ग के साथ रिएक्ट करते हैं, एक सॉलिड देते हैं, और ये जो सॉलिड होता है ये सॉल्युबल होता है किसमें, एल्कली में। 2 डिग्री अमीन सॉलिड देंगे ये भी, बट ये सॉल्युबल नहीं होगा। और 3 डिग्री अमीन्स जो होते हैं वो रिएक्ट ही नहीं करते हिंसबर्ग के साथ। तो अब अगर देखा जाए, यहाँ पे पूछा है विच डिसॉल्व्स इन अल्कली, मतलब कौन सा होना चाहिए, फिर ये 1 डिग्री। तो हमें 1 डिग्री देखना है। ये क्या है, 2 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री है ना, तो आंसर क्या हो गया फिर इसका, बी। ये 3 डिग्री हो गया, और ये तो अमीन है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Among the following alkaline earth metal, halides one which is covalent or soluble. कोवलेंट देखना है और soluble देखना है। इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वही सारा सॉल्युबल होगा जो कोवलेंट होगा। तो अब यहाँ पे देखा जाए, स्ट्रॉन्शियम दिया है, मैग्नीशियम दिया है, बेरिलियम दिया है, कैल्शियम, क्लोरीन, क्लोराइड, ये सबका। तो हम बेसिकली यही देखते हैं। अब यहाँ पे फिर से अपना क्या आ जाएगा, फजान्स रूल। फजान बाबा का नियम फिर से आ गया। अब फजान्स रूल क्या बोलता है कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, साइज ऑफ कटायन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइज ऑफ कटायन अगर बढ़ता है तो जो पोलराइजिंग पावर होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पोलराइजिंग पावर अगर कम हो गई तो कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सबसे छोटा ये है, तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर इसकी, सबसे ज्यादा कोवलेंट भी कौन होगा, Be2+। तो आंसर क्या हो गया इसका, सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द IUPAC नेम पूछा गया है। एसीटोन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है। अब एसीटोन क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्रोपेंटोन, यही क्या होता है, एसीटोन होता है। अब इसका रिएक्शन देखो किसके साथ करा रहे हैं हम, C2H5 MgBr। अब इसमें ग्रिग्नार्ड में सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो
मैग्नीशियम पे और कार्बन पे नेगेटिव, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। और क्या बताती हूँ क्या करना है, बस पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ देना है। तो अब अगर हम पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दें तो ये CH3 हो गया, ये C, और इस C के पास क्या आ गया, CH2 CH3, और यहाँ पे भी CH3, और यहाँ आ गया OMgBr। अब इसके बाद H2O एसिडिक मीडियम में करेंगे तो ये बन जाएगा CH3, यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे इसको मैं लिख देती हूँ CH2 CH3 को, ताकि IUPAC नेम निकालना आसान हो जाए, और फिर यहाँ पे CH3, ये कंपाउंड हो गया। अब देखो रूल्स के बेसिस पे चलते हैं, ये OH इस फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो 1 2 3 और ये 4, तो 2 पे मिथाइल है और 2 पे ही अपना अल्कोहल भी है, और कार्बन कितने 4, तो 2 मिथाइल एंड ब्यूटेन 2 ऑल विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, BF3 इज प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हाइब्रिडाइजेशन पूछ ली गई है BF3 की। बोरॉन कितने इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के पास, 3, और फ्लोरीन है, फ्लोरीन कौन सी बॉन्ड बनाता है, हमेशा ये ध्यान रखिए सिंगल बॉन्ड बनाएगा मोस्टली, तो ये फ्लोरीन फ्लोरीन और ये भी फ्लोरीन। अब इसके पास कोई लोन पेयर बचा ही नहीं, तो इसके पास सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, हाइब्रिडाइजेशन, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, मतलब स्टेरिक नंबर 3 हो गया। स्टेरिक नंबर अगर 3 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2, तो sp2 हो गया। और कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, 1 2 3 4 और ये 5 6, तो sp2 and 6, आंसर विल बी B। क्वेश्चन नंबर 57, स्ट्रक्चर पूछा गया है बेरिलियम क्लोराइड का सॉलिड स्टेट में और वेपर फेज में। अब सॉलिड स्टेट में और वेपर फेज में अगर हम बात करें तो सॉलिड में जो BeCl2 है वो एग्जिस्ट करता है चेन के फॉर्म में। तो हम मानो एक क्लोरीन यहाँ से बॉन्डेड है, एक क्लोरीन यहाँ से बॉन्डेड है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके साथ, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके साथ। सिमिलरली BeCl2 है तो एक और क्लोरीन होगा, एक और बेरिलियम है, यहाँ पे इसका क्लोरीन, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके साथ और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके साथ। इस तरीके से ऐसे यहाँ पे क्या बन जाता है, एक चेन स्ट्रक्चर बनता है, बट ये किस में रहेगा, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड में क्या बनाएगा, ये चेन बनाएगा। और वेपर में अगर बात की जाए तो वेपर में भी डाइमर तक रुक जाएगा, तो Be, ये Cl, यहाँ पे भी Be, ये इसका Cl और इसका ये Cl। अब ये फिर से एक कोऑर्डिनेट यहाँ, एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, डाइमर। तो वेपर में डाइमर, सॉलिड भी है, तो चेन एंड डाइमर रिस्पेक्टिवली, आंसर विल बी D। आरबीसी की डेफिशिएंसी किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अब आरबीसी की डेफिशिएंसी होती किसकी वजह से है, विटामिन B12, पेर्निशियस अनीमिया बोलते हैं जिसको, तो विटामिन B12 की वजह से होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, D। मोलर कंडक्टेंस दी गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कुलरॉश लॉ के नियम के अनुसार करना है, कुलरॉश लॉ के अकॉर्डिंग करना है हमें यहाँ पे। तो कुलरॉश लॉ क्या बोलता है कि अगर हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी दे रखी है, मुझे वीक के लिए निकालना है, तो स्ट्रॉन्ग को ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालने के लिए किसका है, CH3COH। कैसे ऑप्टेन कर सकते हो, देखो CH3CO चाहिए और H चाहिए, हटाना क्या है इससे, Na और Cl, तो उसको बस माइनस कर देना। तो जिसके पास भी CH3CO या फिर H हो, उन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और जो हटाना है उसको माइनस कर दो, NaCl को माइनस कर देंगे। बस ये करना, इसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 390.71 आ जाएगा। नेक्स्ट, pKb डाइमेथाइलामीन और pKa एसिटिक एसिड दे रखा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, डाइमेथाइल अमोनियम एसिटेट, मतलब वीक एसिड वीक बेस की सॉल्ट की बात हो रही है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है pH का, pH इज इक्वल टू 7 + ½ pKa माइनस pKb। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है ये। तो अब यहाँ पे अगर देखो 7 + ½ कितना है हमारे पास, 4.77 माइनस 3.27, दैट इज 1.50।
और 1.5 का आधा कितना 0.75, तो आंसर क्या हो गया 7.75। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, फिर से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल डिटो। इसकी वैल्यू भी तुम लोग वैसे याद करनी चाहिए, कितना आएगा 219.2 219.3 आएगा, 29 आएगा, उसको राउंड ऑफ करके 3 लिख देते, तो एटलीस्ट हमें 2 डेसिमल तक निकालना है, ये हमें इस क्वेश्चन से पता चला। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू की वैल्यू दे रखी है तुम्हें 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्स में कर देते, किलो हर्ट्स दिया हुआ है। और इसके अलावा सी की वैल्यू दे रखी है, हमें लैम्डा निकालना है। लैम्डा क्या हो जाता है सी बाय न्यू, मतलब 3 इंटू 10⁸, और ये आ जाएगा 1368 इंटू 10⁻3। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये होगा 0.0021929 समथिंग कुछ, और ये कितना हो गया अपना 10⁵। तो जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 219.29 आएगा, जिसको राउंड ऑफ करके हम क्या लिखेंगे 219.3 लिखेंगे। तो आंसर इसलिए क्या होगा, इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो हम लोगों को 3 सॉल्यूशंस दे रखे हैं, और ऑस्मोटिक प्रेशर का बेसिकली हम लोगों को डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। फिर से इन सब चीजों पे ध्यान रखना, ऑर्डर क्या बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा वाला पहला, सबसे कम वाला लास्ट होना चाहिए। अब 10 ग्राम ग्लूकोज है, 250 वॉल्यूम सेम है, देखो 10 ग्राम यूरिया 250, 10 ग्राम फिर से 250 सुक्रोज, तो वॉल्यूम सेम है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू ICRT, और सी बेसिकली क्या है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सी मतलब क्या निकालते हैं हम यहाँ पे मोलारिटी। अब टेम्परेचर सेम है तो इसको नहीं देखेंगे, कांस्टेंट है ये तो, और इसको भी हटाई दो क्योंकि यहाँ पे जो भी दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स दे रखे हैं। तो अब ये सी ही देखना है, मतलब मोलारिटी देखना है। मोलारिटी क्या होती है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, मोल्स इनटू 1000, और वॉल्यूम किसमें फिर ml में। अब ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, तो एंटायरली किस पे डिपेंड कर रहा है, ये मोलर मास पे। और खुद ही देखो मोलर मास जितना ज्यादा होगा उतनी ही कम क्या होगी कॉन्सेंट्रेशन, या उतनी ही कम क्या होगी मोलारिटी। और अगर ये कम है तो पाई भी क्या हो जाएगा कम। मोलर मास देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, ग्लूकोज का कितना होता है 180। अगेन फिर सेकंड क्या है यूरिया, यूरिया क्या होता है NH2 CO NH2, ये कितना होता है इसका 60। और लास्ट क्या है सुक्रोज, सुक्रोज क्या है C12H22O11, और इसका कितना आता है 342। तो सबसे कम मास तो किसका है यूरिया का, अगर मास इसका कम है तो सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर भी किसका होना चाहिए यूरिया, मतलब P2 सबसे ज्यादा, P2 सबसे ज्यादा हमें एक यहाँ दिख रहा है यहाँ, तो ये हटाओ और ये हटाओ। अब इसके बाद यूरिया है हमें पता है, यूरिया के बाद देखो क्या आएगा 180 बढ़ा या 342, बट 342 बढ़ा मतलब ये कम हो गया, तो इसके बाद क्या आना चाहिए ग्लूकोज, और फिर सुक्रोज होना चाहिए। तो P2 के बाद P1, तो आंसर क्या हो जाएगा फिर इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम है, शेप्स या हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे कर सकते हो यहाँ पे। तो अब देखो PCl5 फॉस्फेरस के पास 5 ही इलेक्ट्रॉन और 5 ही क्लोरीन है, तो इसके पास 5 बॉन्ड पेयर, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d, एक भी लोन पेयर नहीं है, तो ये क्या हो जाता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल TVP। तो ए का तो 4 हो गया, ए का 4, तो ये 2 ऑप्शन हम हटा दे रहे हैं, इन दोनों में सब देखते हैं। अब देखो बी भी सेम है, या तो सी देखो या तो डी देखो। अब सी तो BRF5 है, लोन पेयर वाला है, बट BF3 तो बड़ा ही कॉमन एग्जाम्पल है जो हम लोग को आता ही आता है मोस्टली, तो डी से ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। डी देखो BF3 क्या था, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही था कि BF3 क्या है प्लेनर है, और प्लेनर है एक भी लोन पेयर नहीं है, sp2 है तो क्या होगा ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा ये तो इसका ट्राइगोनल प्लेनर अगर देखें तो मतलब 2 होना चाहिए, तो डी का 2 कहाँ पे है इधर, तो आंसर विल बी डी। हमें यही ध्यान रखना है कि हम कम टाइम पे कैसे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सके। एलिमिनेशन मेथड हमेशा काम आता है, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है। अब 64th पे आओ, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन की बात की जा रही है।
EDTA का स्ट्रक्चर NCH2CH2N, टेट्रा एसिटेट CH2CO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस। अब देखो ऑक्सीजन है यहाँ पे दोनों साइड्स 4 और 2 नाइट्रोजन है, हेक्साडेंटेट विथ 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन। आंसर डी। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच सैंपल कंटेन्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स निकालना है। देखो एटम्स के लिए क्या करते हैं हम, पहले एटम्स के लिए पहले हम मोल्स निकालते हैं, मोल से हम मॉलिक्यूल निकालते हैं, मॉलिक्यूल से हम एटम्स पे जाते हैं। तो ये हमेशा ऑर्डर ध्यान होना चाहिए। पहले क्या निकालेंगे हम, मोल्स, मोल से मॉलिक्यूल। और कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूल, अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके, और मॉलिक्यूल से निकलेगा एटम। कैसे निकलेगा, मोल्स को अवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूल आएगा, और मॉलिक्यूल को उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एटम आएगा। एटॉमिसिटी मतलब एक मॉलिक्यूल के पास कितने एटम्स हैं। तो अब यहाँ पे तो देखो एटम से भी देख सकते हो, जैसे mg मिलीग्राम है, बट यहाँ ये देखो ये क्या है, ml। अब ml जो दे रखा है, तुम अगर ये अंधाधुंध फॉर्मूला वॉल्यूम वाला लगाने लगे तो वहीं पे तुमने कर दी गलती। क्यों, क्योंकि वाटर है, वाटर लिक्विड है, वो फॉर्मूला 22.4 वाला किस पे लगता है, गैसेस पे लगता है, ये ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे ml है, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, वाटर की डेंसिटी यूज कर सकते हैं। वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 ही होती है, तो 1 ml का ये क्या हो गया, 1 ग्राम। अब खुद लॉजिकली सोचो, बाकी हर जगह मिलीग्राम 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 है, एक जगह ग्राम है, तो ऑब्वियसली ग्राम में ज्यादा एटम्स हो जाएंगे, तो आंसर तुम्हारा वहीं से क्या आ गया, डी आ गया। ग्राम बड़ा है मिलीग्राम से, तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया। और वैसे निकालना चाहो तो इस तरीके से हम निकाल भी सकते हैं। सिक्सटी सिक्स पे आते हैं। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन हो रहा है, 2 ब्रोमोपेंटेन से पेंटूइन बन रहा है, ठीक है। अब ये किस रूल पे बेस्ड रहता है, ये किस पे होता था, सेडजेफ रूल पे। सेडजेफ रूल क्या कहता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है, और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन बोलता था, हॉफमैन बोलता था। हुंड और हक्कल तो इस पर आता ही नहीं है। हुंड रूल हम किस में देखते हैं, इलेक्ट्रॉन फिलिंग में देखते हैं। हक्कल रूल कहाँ आता है, एरोमेटिसिटी में आता है। तो देखो दो ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं हो सकते, इन्हीं दोनों में से कुछ ना कुछ होना चाहिए था। हॉफमैन ऑल्दो कंफ्यूज कर सकता है तुम्हें, बट हॉफमैन बहुत ही कम जगह लगता है, मेजरली जहां भी लगता है वो क्या लगता है, सेडजेफ ही लगता है। और पेन टू इन बनाकर पेंट 1 इन बनता तो हम बोल देते हॉफमैन रूल का, बट यहाँ पे पेन टू इन बनाया तो सेडजेफ रूल, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज फॉर्म्ड। डायहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन। अब देखो कन्फर्मर क्या क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, एक्लिप्स हो गया, स्टैगर्ड हो गया, कॉश हो गया, ये सारे हम इथेन के कन्फर्मर्स पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे लीस्ट स्टेबल बोल रहे हैं। लीस्ट स्टेबल कौन सा होता है, एक्लिप्स। क्यों, क्योंकि उसमें डायहेड्रल एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। सिक्सटी एट क्वेश्चन, ठीक है। HBr का एडिशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ, ये क्या आ गया देखो, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होती है, एंटी मार्कोनिकॉफ। और एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल क्या कहता है, एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से जो नेगेटिव पार्ट है, ब्रोमीन जो है बेसिकली यहाँ पे, वो कहाँ पे जाएगा, ऐसे कार्बन पे जिसपे हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा हो। नॉर्मली तो यही स्टेटमेंट होता है, तो उसी से हम कर लेते हैं। यहाँ पे अगर देखो हाइड्रोजन इस पे ज्यादा थे तो ब्रोमीन इसी पे जाना चाहिए, ये तो गलत ही हो गया। यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है, यहाँ पे भी बोल सकते हो मार्कोनिकॉफ रीअरेंजमेंट होता है तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग ये होता है, बट आंसर क्या हो जाएगा इसका फिर डी। करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6-डाइमिथाइल डेक्फोरईन। चलो इसको ऑप्शन से ही कर लेते हैं। अब देखो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 यहाँ से करते, या फिर 1 2 3। अब सही कौन सा होगा, ये वाला है, ये वाला। हम डबल बॉन्ड को लोअर नंबर देना चाहते हैं तो ये वाला सही होगा। तो 3 पे डबल बॉन्ड आ रही है तो ये तो गलत हो गया। फिर यहाँ से यहाँ पे अब देखो 1 2 3, फिर से डबल बॉन्ड को 3 नंबर मिला, ये भी गया। 1 2 3 4 ये भी गया, तो इवेंचुअली यही बचा। और इसको हम कर भी करके देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब देखो 2 पे मिथाइल आया और 6 पे मिथाइल आया, तो 2,6 डाइमिथाइल और डेक्फोरईन, तो आंसर क्या हो गया, डी। Zirconium and hafnium have similar
एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहता है ये। इस नॉर्मली हर बच्चे को पता होता है, जिरकोनियम और हैफनियम इसके वजह से सिमिलर साइजेस शो करता है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। कंपाउंड विच शो मेटामेरिज्म इज, देखो मेटामेरिज्म क्या होता है कि जो भी हमारे पास डाइवेलेंट एटम हो उसके अक्रॉस जो एल्किल ग्रुप्स हो वो क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखो 3 ही कार्बन है, 3 कार्बन को तो कैसे अरेंज करोगे, या तो 4 होता है या तो 5 होता है, बट यहाँ पे कोई डाइवेलेंट है ही तो ये तो यहीं से हट गया, तो इवेंचुअली यही आ जाएगा आंसर। उसको करके भी देख लो। एक ये हो गया, इसी को हम कह रहे हैं मेटामेरिज्म। देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन क्या है, दोनों जगह इथाइल इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक मिथाइल और एक प्रोपाइल है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। 72 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ मेटल डिस्प्लेसमेंट। अब मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछा है। मेटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जहाँ पे एक मेटल दूसरे मेटल को क्या कर रहा हो, डिस्प्लेस कर रहा हो। बेसिकली क्या होता है, हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे। तो अब यहाँ पे क्रोमियम और एल्यूमिनियम दोनों मेटल है, यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम क्रोमियम डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो आंसर क्या हो गया ये। यहाँ पे आयरन और हाइड्रोजन, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, पर किसका हुआ, नॉन मेटल का हुआ। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, डिकम्पोजिशन है, ये भी क्या है, डिकम्पोजिशन है, आंसर ए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, अब फिर से ध्यान देने वाली बात, इनकरेक्ट पूछा है हमसे। मोस्ट स्टेबल, अच्छा सॉरी मोस्ट स्टेबल नहीं, मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड आयंस आर कलरलेस इन सॉलिड स्टेट। अब ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड आयंस जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। क्यों कलर्ड होते हैं, क्योंकि उनके पास f ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो FF ट्रांजिशन के थ्रू किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये स्टेटमेंट तो क्या है, इनकरेक्ट है। बाकी देखो लैंथेनाइड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, होंगे क्यों नहीं होंगे, क्योंकि मेटल्स है ये, तो मेटल्स तो गुड कंडक्टर्स होते ही हैं इलेक्ट्रिसिटी के। एक्टिनाइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड, बिल्कुल सही है, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है, रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट देन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये भी सही है। क्यों सही है, एक्टिनाइड में 5F है, लैंथेनाइड में 4F है। कुछ सोचो किसकी ज्यादा पुअर शील्डिंग होगी, 5F की या 4F की, 5F की, तो इसलिए डी भी सही है। तो आंसर क्या हो गया इसका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following is correct relationship between CpCv, Cp minus Cv, देखो क्या होता है, NR, तो हमें पता है एक फॉर्मूला जो होता है कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू NR, और यहाँ पे 1 मोल बोला है तो N की वैल्यू 1 हो गई, तो Cp माइनस Cv आर, आंसर इज ए। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, नीचे आते आते साइज क्या होता है, बढ़ जाता है, साइज बढ़ेगा, ओवरलैपिंग वीक हो जाएगी, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है 78% कार्बन है, बाकी बचा हुआ हाइड्रोजन है। चलो एम्पेरिकल फॉर्मूला से कर लेते हैं इसको। एम्पेरिकल फॉर्मूला का देखो बेसिक रूल क्या होता है, पहले हमें मोल्स निकालना है, मोल्स का फिर रेशियो निकालना, तो सिंपल रेशियो नहीं है तो उसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है, बस इतना काम करना होता है और कुछ नहीं करना। तो हम सबको मोल्स निकालना आता है। 78% बाय वेट बोला, मान लो तुम्हारे पास 100 ग्राम क्या है कंपाउंड का, उसका 78 क्या हो गया, कार्बन हो गया। तो अगर मैं मोल्स निकालना चाहूँ कार्बन के, तो गिवन मास इज 78 और मोलर मास कितना होता है इसका, 12। सेम वही काम करोगे हाइड्रोजन के लिए। अब देखो 78 अगर क्या है कार्बन, तो बाकी बचा हुआ इवेंचुअली क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। 100 में से 78 कितना हो गया, 22, और एटॉमिक मास 1। 78/22 ये हो जाएगा 6.5, और ये हो जाएगा 22 ही। छोटी वैल्यू इन दोनों में से कौन सी है, 6.5, तो रेशियो जब लोगे, जब रेशियो हम निकालेंगे तो 6.5 से ये दोनों को डिवाइड करेंगे, तो 6.5/6.5 ये कितना हो गया, 1, और 22/6.5 ये लगभग आएगा 3 के बराबर। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, CH3, आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB रिएक्शन के लिए हमें क्या दे रखी है, एंथैल्पी दे रखी है। अब ये एंथैल्पी की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, माइनस का 4.2, माइनस, ध्यान रखना माइनस मतलब रिएक्शन कैसा है, एक्सो।
अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो किसकी एंथैल्पी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की? रिएक्टेंट की, बिकॉज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट स्टेबल अगर ज्यादा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, फिर कम होगी। तो अब यही से तुम्हारा आंसर आ जाएगा इसमें। देखो ए और बी किसकी एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की, तो ये सही है। ए और बी दोनों ही ऑलमोस्ट बराबर बराबर दिख रहे हैं। ए और बी ज्यादा है तो ये तो फिर से ये तो एंडो हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, एंडो हो रहा है। अब इन दोनों में तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है, बट इसमें देखो सेम ही है। अगर कहीं ना कहीं देखिए अगर थोड़ा बहुत चेंज भी लग रहा है तो ज्यादा चेंजेस में ये गैप भी तो है, तो ये गैप आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है डेल्टा एच रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। तो जब इसको सॉल्व करोगे, फॉरवर्ड अगर 9.6 है तो ये बैकवर्ड की भी कुछ वैल्यू आएगी। ये 9.6 है और ये कितना है अपना माइनस का 4.2, तो ये ई ए बैकवर्ड जो आएगा ये आ जाएगा तुम्हारा 13.8। तो 4 का डिफरेंस तो है, तो गैप तो थोड़ा आना चाहिए, तो आंसर उसी से क्या आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब क्या, के ए पूछा है। अब मोलर कंडक्टिविटी है, हम अल्फा निकालेंगे पहले। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस एट कॉन्सेंट्रेशन सी अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। ये इनफिनाइट डाइल्यूशन नहीं है, बट इसके लिए हमारे पे ये दे रखा है। तो अगर मुझे CH3COH का दे रखा है, सॉरी CH3COH का निकालना है, तो इन आयंस की कंडक्टेंस को बस क्या करना है, हमें ऐड करना है। CH3CO माइनस और H प्लस को बस क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। तो 50 है ये वाला, 50 प्लस 350 400 हो गया। तो ये तो 400 हो गया। अब देखो ये वैल्यू क्या हो गई, मतलब 20 अपॉन में 400, या क्या बोल सकते हो 1/20 अल्फा की वैल्यू आ गई। के निकालना है, सी अल्फा स्क्वायर कर दो, सी 0.007 है, इंटू 1/20 इंटू 1/20। बस इसको हम सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1.75 इंटू 10⁻⁻5। नेक्स्ट क्वेश्चन में NaBH4 अल्कोहल के प्रेजेंस में कर रहे हैं। अब NaBH4 ये ध्यान रखना, रिएजेंट्स काफी इंपॉर्टेंट होता है। रिएजेंट का अगर तुम्हें काम पता है तभी तुम ऑर्गेनिक में आगे बढ़ पाओगे। NaBH4 क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग है बिल्कुल नहीं, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। ये भी हम पढ़ते हैं किस किस को रिड्यूस कर सकता है, किस किस को रिड्यूस नहीं कर सकता। किसको नहीं कर सकता, एस्टर को तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक एस्टर था और कीटोन था, तो इसका ये तो वैसे का वैसा रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। किसका रिडक्शन होना चाहिए, सिर्फ इसका। और कीटोन रिड्यूस होकर क्या देगा, अल्कोहल। तो वहीं से देखो यहाँ पे इसका रिडक्शन हुआ, गलत। ये फिर से चेंज हो गया, गलत। यहाँ पे ये सेम है, ये रिड्यूस हो रहा है, तो आंसर फिर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एसिड बेस रिएक्शन की 57.3 टू 57.3 किसके लिए होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए होता है। तो हमें देखना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। एसिडिक एसिड वीक, HCl NH4OH वीक, HCOH वीक, HNO3NOH स्ट्रॉन्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। 81 टॉलिन है, CrO2Cl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हो। ये रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है, कौन सी नेम रिएक्शन है, इटार्ट है ना। ये कौन सा रिएक्शन है, इटार्ट्स। इटार्ट्स में क्या करते हैं हम, टॉलिन से जाते हैं बेंजल्डिहाइड पे। अब बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, Cr वाला। तो यहाँ पे देखो Cr है ही नहीं, नहीं नहीं ये वाला। तो आंसर क्या हो गया, डी। Which of the following molecule is non-polar in nature? Non-polar में देखो सबसे पहले क्या करोगे, जहाँ पे सेम टाइप के एलिमेंट्स हो वहां पे उठाओ, सबसे आसान वही रहेगा। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, पहले मैं SbCl5 देख लो, अगर ये नहीं हो तब बाकियों को देखेंगे। SbCl5 जस्ट उसको PCl5 की तरह ही ट्रीट करो। क्यों PCl5 की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि फॉस्फोरस और Sb एंटीमनी एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो Sb ये शेप मतलब क्या है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। अब देखो ये जो अरेंजमेंट है ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होने की वजह से जो भी बॉन्ड मूवमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे।
बॉन्ड मोमेंट अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया फिर 0। तो आंसर क्या हो गया, इसलिए बी। असर्शन रीजन, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। सही बात है, पेपर क्रोमेटोग्राफी को हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी ही कहते हैं। फिर रीजन क्या दिया है, मूविंग फेज इज लिक्विड एंड स्टेशनरी फेज इज सॉलिड। अब देखो मूविंग फेज तो लिक्विड है, सही बात है, बट स्टेशनरी फेज सॉलिड नहीं होता, स्टेशनरी फेज भी लिक्विड ही होता है। कैसे लिक्विड है, क्योंकि जो पेपर है उस पेपर में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स, सेल्यूलोज में क्या होते हैं, सेल्यूलोज वाले जो होते हैं फाइबर होता है उसमें क्या होते हैं, वो ट्रैप्ड होते हैं। अब सेल्यूलोज फाइबर में अगर वो ट्रैप्ड है वही उसके साथ मूव करते हैं, तो स्टेशनरी एज वेल एज दोनों ही क्या है, फिर लिक्विड है। तो असर्शन तो सही था, बट रीजन क्या है, गलत है। तो ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। इसके बाद क्या पूछा है, फिनॉल का एसोसिएशन दिखा रखा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फिनॉल 40% है, बैंड ऑफ फैक्टर पूछा है। अब इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए एसोसिएशन वाला। क्या फॉर्मूला होता है कि अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन में 1 माइनस 1 बाय एन। अब जब ये अल्फा की वैल्यू हमें दे दी है 0.40, डाइमराइज क्या होंगे, दो मॉलिक्यूल डाइमराइज होंगे तो एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो यहाँ पे 1 माइनस आई अपॉन में 1 माइनस एन की वैल्यू 2 रख देंगे, तो ये कितना हो गया 1/2, 1/2 इधर जाएगा, तो 0.40 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस आई, या आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.80, दैट इज आंसर विल बी डी। क्वेश्चन 85, NH3 NH3 मॉलिक्यूल हैव पिरामिडल शेप। बिल्कुल सही बात। क्यों सही बात, लोन पेयर बॉन्ड पेयर सेम है, एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। तो NH3 NF3 दोनों का ही पिरामिडल शेप होता है, दोनों ही sp3 है, तो सही बात है ये। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NF3। अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है वैसे भी। डाइपोल मोमेंट या बॉन्ड मोमेंट बोल सकते हो, लोन पेयर का तो सेम है, बट यहाँ पे देखो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन है, तो ये डायरेक्शन देखो वहीं से आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे बॉन्ड मोमेंट सब्सट्रैक्ट हो रहे होंगे, यहाँ पे सब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। तो सारे वेक्टर्स अगर ऐड हो रहे हैं तो इनका डाइपोल मोमेंट ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो ये भी सही है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आंसर विल बी डी। 86, पहला स्टेटमेंट है थर्मस फ्लास्क इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। सही बात है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं होता, मैटर भी नहीं होता, तो आइसोलेटेड सिस्टम की तरह हम कंसिडर करते हैं, ऑल्दो नॉट अ परफेक्ट सिस्टम बट कंसिडर किया जाता है। फिर स्टेटमेंट 2, आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट। अब देखो आइसोथर्मल का मतलब क्या है, जहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो। हम बहुत बार टेम्परेचर और हीट को एक ही जैसा मान लेते हैं, बट नहीं मानना अपने, टेम्परेचर कांस्टेंट है ये बोला जा रहा है यहाँ पे। अब टेम्परेचर कांस्टेंट को रखने के लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। अगर हीट अब्सॉर्ब हो रही होगी, या बोल सकते हो कि अगर रिएक्शन में हीट निकल रही होगी तो तुम्हें उस हीट को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अगर रिएक्शन में हीट अब्सॉर्ब हो रही होगी तो तुम्हें और ज्यादा हीट क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो तुम्हें हीट को, टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाना पड़ेगा हीट का एक्सचेंज करा के। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है नो ट्रांसफर ऑफ हीट, ये तो गलत है। नो ट्रांसफर ऑफ हीट किस में होता है, एडियाबैटिक में होता है। तो स्टेटमेंट 1 सही है, बट स्टेटमेंट 2 सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। एक लीटर वाटर है, इसमें 10⁻⁻7 मोल H+ है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पूछा है। H2O है, H2O का अगर हम आयनाइजेशन पढ़े तो कैसे लिखेंगे आप, H+ और OH-। इसकी कॉन्सेंट्रेशन C, तो ये 0 और ये 0, ये C 1 माइनस अल्फा, C अल्फा और C अल्फा, मतलब H+ किसके बराबर हो गया, C अल्फा। और 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी के लिए कॉन्सेंट्रेशन हम कितनी पढ़ते हैं, 55.55, और H+ कितना है 10⁻⁻7। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻⁻7 अपॉन 55.55, जो कि आएगा समथिंग 1.8 इंटू 10⁻⁻7। बट ये देखो क्या है, अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमसे क्या पूछा है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का परसेंटेज पूछा है। तो परसेंटेज के लिए इसको 100 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो 100 से अगर हम मल्टीप्लाई, सॉरी ये -9 आएगा, इसको चेंज कर दिया ना।
10 टू द पावर -9। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -7। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, मतलब जो आर है वो किसके बराबर होना चाहिए, के के बराबर होना चाहिए। आर के बराबर है, मतलब जो भी रिएक्टेंट है उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, मतलब इसकी पावर पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ऑर्डर क्या हो गया फिर 0 ऑर्डर हो गया। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज 35.5। 35 क्लोरीन का ही दे रखा है। काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल रहता है, कॉमन एग्जांपल रहता है, ये पता भी होता है वैसे, बिना सॉल्व किए भी बहुत बच्चों को कि 25 होता है, तो ये आप वैसे भी कर सकते हैं अगर आप लोग को पता है। नहीं पता तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो एवरेज एटॉमिक मास जो होगा वो क्या होगा, जो भी हम लोगों को पहला वाला मास दे रखा है इनटू उसका परसेंटेज ऑफ M1 प्लस M2 इंटू परसेंटेज ऑफ M2 अपॉन में टोटल परसेंट दैट इज 100 ये किया जाता है। अब मैंने मान लिया लेट जो भी एलिमेंट x का 35 वाला है उसका मास 100 माइनस x मान लो, और 37 वाले को क्या मान लो x। 37 को x इसलिए मान रही हूँ यहाँ पे क्योंकि हैवियर वाले का पूछा, अगर लाइटर वाले का पूछा होता तो 35 को मान लेते, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो अब जब इसको सॉल्व भी करोगे 35.5 इज इक्वल टू 35 100 माइनस x प्लस 37x अपॉन 100। तो जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू यहीं से क्या आ जाएगी 25, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम इज एम्फिटेरिक। अब देखो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाली होती है वो क्या होती है बेसिक होती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाली क्या होती है एसिडिक होती है, तो मॉडरेट वाली क्या होगी एम्फिटेरिक। मॉडरेट वाली यहाँ पे देखो ये +2 है ये +3 है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका Cr2O3। बाकी ये दोनों +6 और +6 है। मैच द कॉलम, ठीक है। अब इसमें से कोई भी तुम्हें रिएक्शन पता हो उसके बेसिस पे कर सकते हो। हम पहले से ही स्टार्ट करते हैं। COHCl एंड HydraCl रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है, गेटरमैन पोस्ट रिएक्शन होता है। तो अब अगर हम देखें ए का तो 2 है, अब ए का 2 देखो यहाँ पे एक ही में दे रखा है तो आंसर वहीं से आ गया। बाकी भी देख सकते हो बी, ये कौन सा है आयोडोफॉर्म नॉर्मली पढ़ते हैं हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन। यहाँ पे ये क्या है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो गया, और ये HVZ रिएक्शन हो गया हेल्बोलार्ड-ज़ेलिंस्की। तो आंसर क्या हो गया इसका सी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स स्ट्रिक्टली प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं मैच किया गया है, ठीक है। देखो नॉट स्ट्रिक्टली, नॉट को भूलना नहीं है, नॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे H2O H2S H2Se और Te नीचे जा रहे हो तो जो केस हम लोगों ने देखो उसमें पढ़ा था HF HCl HBr HS, सेम वही अप्लाई होता है यहाँ पे भी। साइज बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती जा रही है, और बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है कम होती जा रही है। अब अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो रहा है, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो रहा है तो Ka ज्यादा तो मतलब pKa क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। तो नीचे जाते जाते pKa की वैल्यू क्या होती जाएगी कम होती जाएगी। इंक्रीजिंग pKa नहीं होना चाहिए था, ये डिक्रीजिंग होना चाहिए था, तो आंसर तो यहीं से आ गया। बाकी भी देख लो, फिर साइज बढ़ रहा है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, बिल्कुल सही है, ये सही है। यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर क्यों बढ़ रही है, क्योंकि +4 की स्टेबिलिटी कम होती जाती है, नॉट पेयर इफेक्ट हम बोलते हैं ना। यहाँ पे कार्बन पे +4 स्टेबल है, लेड पे +4 स्टेबल नहीं है, लेड किस में जाना चाहता है +2 में जाना चाहता है, तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रही है बढ़ रही है। इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ सेम यही कॉन्सेप्ट, साइज बढ़ता जा रहा है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती जा रही है कम होती जा रही है, तो उसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। 93 रिएजेंट आर पूछा गया है, ठीक है। देखो यहीं से रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक रिएजेंट्स के यूजेस नहीं याद रखोगे आप लोग तब तक ऑर्गेनिक में क्वेश्चंस बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब यहाँ NH2 है, NH2 से हम N2Cl कर रहे हैं, डायएसिटाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे देखो ये N2Cl गायब हो गया, ये N2Cl ही हट गया, मतलब मुझे यहाँ पे इसको रिड्यूस करना है, ये वाला
बॉन्ड क्या करना है, रिमूव करना है। उसको रिमूव करने के लिए दो रिएजेंट्स होते हैं, कौन कौन से, अल्कोहल या फिर H3PO2। तो पहले ही अल्कोहल दिया तो ये हो जाएगा, इसके जगह H3PO2 होता तो भी हो जाता है, H3PO2 या फिर CH3CH2OH का यूज किया जाता है। तो आंसर ए। इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है, इरिवर्सिबल है तो डेल्टा एस टोटल जीरो नहीं होगा। रिवर्सिबल में डेल्टा एस टोटल जीरो होता है, बट इरिवर्सिबल में डेल्टा एस टोटल is always greater than zero. Entropy of universe is constantly increasing. और यूनिवर्स को हम क्या मानते हैं, इरिवर्सिबल ही मानते हैं। नेचुरल चेंजेस सारे इरिवर्सिबल ही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें डेल्टा एस टोटल क्या है, ग्रेटर देन जीरो, तो जहां जीरो है वो हट गया, ये गया, ये गया। उसके बाद अब क्या पूछा, देखो आइसोथर्मल है, एक तो इरिवर्सिबल और दूसरा आइसोथर्मल। अब आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमें ये पता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होना चाहिए, फिर जीरो, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो डेल्टा यू क्या हो गया फिर, जीरो। आंसर क्या आ जाएगा, बी। करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, दो हमें कंपाउंड से रखे हैं, बेंजीन और ऑक्टेन। वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का, P0A XA, जैसे काए बोलते हैं, बट मोल फ्रैक्शन बोल लो। अब P0A कितना दे रखा है यहाँ पे, देखो 280, और मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, जो भी मोल्स है, रेशियो दे रखा है 3:2, तो मान लेते हैं बेंजीन का 3x हो गया और इसका 2x हो गया, 1:1 भी मान लो, x तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 3 अपॉन में 3 + 2, प्लस कर दोगे इसको यहाँ पे 420 प्लस 2 इंटू 3 + 2, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 168, और ये भी आएगा 168, 168, 168 कितना हो जाएगा, 336। तो आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द कॉलम, FeCN6 -। अब देखो FeCN6 - CN कैसा लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, Fe3+ स्टेट में एग्जिस्ट करता है, 3+ स्टेट मतलब 3D5, और CN कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या करानी पड़ेगी, पेयरिंग। तो 1 2 3 4 और ये 5, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे यहाँ पे इसके पास, 1, तो 1.73 होना चाहिए इसका। तो ए का तो 4 हो गया, ए का 4 यहाँ दो, तो ये दोनों ऑप्शन वहीं से हम हटा देंगे। अब FeH2O, फिर से Fe3+, 3D5, बट OH कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड, तो कोई भी पेयरिंग नहीं होगी। 5 के 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही रहेंगे, 5 के लिए 5.9 कुछ आएगा, तो बी के लिए क्या हो जाना चाहिए, 1, तो A4B1 मतलब आंसर तो हो जाएगा सी। बाकियों को भी एक बार करते हैं, FeCN6 4 - Fe2+ मीन्स 3D6, CN फिर से क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड नहीं बचा, 0, तो इसका तो 0 हो गया, और सी का देखो 2 आ ही रहा है। और लास्ट में अगर हम देखें FeH2 2+, फिर से Fe2+, 3D6, फिर से OH कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड। अब हम फिर से पेयरिंग नहीं कराएंगे, 2 3 4 5 और एक ये 6, तो मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखो, वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड बेसिकली मतलब फोर्सफुल पेयरिंग कराई जा रही है या नहीं कराई जा रही है, अगेंस्ट हुंस रूल जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। इसमें हुंस रूल के अकॉर्डिंग होता है, इसमें हुंस रूल का वायलेशन हो रहा है, एक तरीके से बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्लोप दे रखी है हमें lnk वर्सेस lnt के लिए, lnk वर्सेस 1/t। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है कि आर्हेनियस की इक्वेशन -EA/RT, तो अगर हम लॉग लें दोनों तरफ, तो log A, उसका लॉग लोगे तो -EA/RT आ जाएगा। नेचुरल लॉग ले रहे हैं क्योंकि नेचुरल ही पूछा गया है। तो अब इसके हिसाब से अगर मैं y = mx + c वाला लगाऊं, तो देखो ये तो हो गया y, ये क्या हो जाएगा c, और ये आएगा -mx, मतलब स्लोप क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। स्लोप नेगेटिव मतलब ग्राफ ऐसा जाएगा अपना, और ये जो इंटरसेप्ट है ये a हो गया,
और स्लोप किसके बराबर हो गई यहाँ पे, माइनस EA बाय आर के बराबर होगी। तो स्लोप माइनस EA बाय आर है, तो मतलब पता है हमें कि माइनस EA बाय आर इज इक्वल टू कितनी वैल्यू दिया, -5 इंटू 10⁻3। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 5 इंटू 10⁻3 और आर कितना है 8.314। अब देखो 8 5 40 वाला ही होना चाहिए, तो आंसर क्या हो गया इसका 41.5। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक, फिर से नॉट यहाँ पे है, तो ये ध्यान रखना है, नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक पूछा है। Na+ Mg2+ Na+ में कितने 11 11 में 1 गया 10, Mg2+ 12 12 में 2 गए 10, तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। Mn2+ Fe3+ ये कितना होता है 25, ये होता है 26, उसमें से 2 गए तो कितने हो गए, वो भी 23 हो गया, और उसमें से 3 गया तो भी 23 हो गया, तो ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गए। अब सेम चार्जेस है तो ऑब्वियसली यही नहीं होना चाहिए। ये देखो ये कितने हो जाएंगे इसमें इलेक्ट्रॉन, 26 में से 2 गए 24 और 25 में से 2 गए 23, तो आंसर क्या आ गया है, इनसे सी आ गया। $99 करेक्ट ऑप्शन पूछा है टोटल प्रेशर के लिए। इसको देखो 2 तरीके से करते हैं हम, डाल्टन्स लॉ से भी करा जा सकता है, आइडियल गैस इक्वेशन से भी किया जा सकता है, मोल्स को जोड़ दो। जैसे इक्वेशन हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT, से भी कर सकते हैं। अब बस ये n जो है ये क्या रहेगा, टोटल मोल्स रहेगा, और टोटल मोल्स कैसे निकलेंगे, 4/32 प्लस 2/में ये वाला करके R की वैल्यू T की वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हो। उसके अलावा क्या कर सकते हैं हम, पार्शियल प्रेशर यूज कर सकते थे कि हमें टोटल प्रेशर निकालना है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, दोनों का सेपरेट निकाल दो तो भी ऐड किया जा सकता है। तो डाल्टन्स लॉ के थ्रू भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, किसी के थ्रू भी करो, आंसर जो आएगा वो आएगा 25.1। और अब लास्ट क्वेश्चन, CH3 CH2 CO माइनस है, इससे बन रहा है CH3 CH3। अब देखो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो रहा है, डी कार्बोक्सिलेशन, और डी कार्बोक्सिलेशन के लिए हमारे पास कौन सा रिएजेंट होता है, सोडा लाइम। सोडा लाइम मतलब NaOH, और उसके साथ क्या होना चाहिए, CaO, तो आंसर क्या हो गया इसका, डी। आई होप ये वीडियो आप लोग को हेल्प करेगा। थैंक यू एवरीवन।